हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो के एकदम बढ़िया होंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो, है ना। तो चैप्टर नंबर 8 के हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आज के सेशन में कर लेंगे। और एज पर अवर स्ट्रेटजी कल के सेशन में हम लोग शॉर्ट आंसर्स कर रहे होंगे। देखो, ये मैं करवा रही हूँ, इट डज नॉट मीन कि आप मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर, जिन बच्चों को केवल मॉडल पेपर चाहिए उनकी सुविधा के लिए, बहुत बच्चों का मेरे पास मेल आया, मैसेज आया, तो उन बच्चों की सुविधा के लिए केवल मॉडल पेपर मैंने ई नोट्स के सेक्शन में अपलोड करवा दिया है। आप लोग जाइए वहाँ से लीजिए, पीजी पॉइंट ऐप में अवेलेबल है तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं और अगर आपको कुछ पूछना भी है तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि आपका भैया किससे संबंधित है, परामर्शदाता, यानी कि जो आपका काउंसलर होता है उसका क्या रोल होता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है ना। परामर्शदाता की भूमिका, उत्तरदायित्व और गुण के विषय में हम लोग बनने वाले इससे जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका सन 2019 में पूछा गया प्रश्न है क्या कि परामर्शदाता की विशेषताओं, गुणों तथा व्यावसायिक नीति शास्त्र का वर्णन कीजिए और परामर्शदाता के गुणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो भाई, परामर्शदाता की विशेषताएं, अगर मैं परामर्शदाता की विशेषताओं की बात करूं तो परामर्श के प्रक्रम में परामर्शदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान, दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। परामर्श के संपूर्ण प्रक्रम में परामर्शदाता का कार्य उसके व्यक्तित्व एवं गुणों से प्रभावित होता रहता है। परामर्शदाता की योग्यताओं को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं हम। कौन कौन सा भैया? पहला तो उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं, दूसरा उसका अनुभव, तीसरा उसका क्या भैया? प्रशिक्षण। इन तीनों भागों में हम विभक्त कर सकते हैं किसी भी परामर्शदाता की जो योग्यताएं हैं, यानी कि किसी काउंसलर की कैपेबिलिटीज, क्या उसकी एबिलिटी है, क्षमता है, इसको हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सी? व्यक्तिगत योग्यताएं, है ना, उसका अनुभव और उसका प्रशिक्षण। व्यक्तिगत योग्यताओं की बात करूं अगर मैं, तो एंड्रियो तथा विली, आपके ये 2 थे, इन्होंने परामर्शदाताओं की योग्यता के बारे में एक सूची तैयार की है, जो किस प्रकार से है तो देखो इस प्रकार से। पहला कि सामाजिक व्यवहारिकता, रुचि, व्यक्तियों से लगाव, दूसरों की आवश्यकताओं का आदर, सम्मान, ज्ञान। नेतृत्व योग्यता, निर्णय लेने की योग्यता और आत्मनिर्भरता, साथ में सहयोगियों के साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता। मैत्री भाव, है ना, एक फ्रेंडली मतलब आपका नेचर होना चाहिए। सुरुचिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, सुंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और महत्वपूर्ण धार्मिक एवं नैतिक विचारधाराएं होना चाहिए। अनुभव के तौर पे अगर मैं बात करूं तो परामर्शदाता को शिक्षा का अच्छा अनुभव होना चाहिए। देख लीजिए आप, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है, इसलिए उसे परामर्श प्रक्रिया का भी पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। और परामर्शदाताओं को आधारभूत सिद्धांतों का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रशिक्षण की अगर मैं बात करूं तो परामर्शदाता का प्रशिक्षण उसके कार्य के अनुसार होना चाहिए। उसे निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। किन चीज़ों में उसको खुद को, अपने आप को ट्रेंड रखना चाहिए? पहला तो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास में, है ना, कि ताकि उसके सामने जब भी जो आप परामर्श लेने गया है व्यक्ति, परामर्श जो आपका प्राप्त करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को उसके समक्ष रखे तो वो उन चीज़ों को समझ पाए, है ना। तो इस प्रशिक्षण से परामर्शदाता को मानव व्यवहार का विकास, उसकी समस्याओं का विकास, सीखना, समायोजन इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। और ये ज्ञान एवं निर्देशन कार्यकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। निर्देशन उपकरण की अगर मैं बात करूँ तो परामर्शदाता को समस्त निर्देशन उपकरणों की जानकारी एवं उनको प्रयोग करने का प्रशिक्षण पूरी तरह से प्राप्त कर लेना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग, विश्लेषण एवं विवेचन करने की योग्यता प्राप्त करना जरूरी है। रॉजर्स एवं वेलन का मत क्या है? तो रॉजर्स एवं वेलन का मत है कि सफल परामर्शदाता में इन गुणों का होना आवश्यक है। किन गुणों का होना आवश्यक है? पहला कि जो परामर्श प्राप्त करता होता है उसकी वैयक्तिक स्वायत्त के प्रति आदर की भावना, यानी कि जैसे हम आपको मान लीजिए कि परामर्श दे रहे हैं, सपोज डेट कोई एक बच्चा है जिसको कोई दिक्कत है, हमारी उससे बात हुई, इंटरव्यू लिया मैंने या उससे किसी भी तरीके से हमने बात की, तो हमें सबसे पहले उसका जो नेचर है उसको हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। ये नहीं कि मैं अपनी बातें रखने लगूं।
व्यक्ति की समायोजन क्षमता में विश्वास, वो बच्चा क्या बता रहा है ना, वो कैसे अपने आप को समायोजित कर पाया इतनी टफ सिचुएशन में भी, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समय वृत्ति के हेतु आदर करना चाहिए। परामर्श प्राप्तकर्ता के मतभेदों के प्रति सहानुभूति एवं स्वीकृति का भी दृष्टिकोण रखना चाहिए। स्वयं को समझना एवं स्वीकार करने में परामर्श प्राप्तकर्ता की सहायता करने की इच्छा होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो आपके रायबर्न, लायल, केलर और वॉल्टर आदि विद्वान थे, इन्होंने भी परामर्शदाता के गुणों, योग्यताओं एवं विशेषताओं आदि का उल्लेख किया है। हार्डी का विचार इस विषय में यह था कि यदि कोई व्यक्ति उन विशेषताओं की सूची तैयार करे जिनका परामर्शदाता में होना वांछनीय है, तो सूची तब सर्वोत्तम गुणों के समान हो सकती है। इस प्रकार परामर्शदाता के गुणों एवं विशेषताओं की सूची अत्यंत विशद है। केलर का मत है कि परामर्शदाता में उन गुणों का होना आवश्यक है। किनका भैया? केलर के अनुसार समझो कि एक जो परामर्शदाता होता है, एक जो काउंसलर होता है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो केलर ने बताया कि उसके अंदर अच्छी आधार बुद्धि होनी चाहिए, सहानुभूति, सहिष्णुता, वस्तुगतता, निष्ठा, विवेकशीलता, उत्साह एवं संवेदनशीलता के वैयक्तिक गुण होने चाहिए। स्मृति, सामान्य ज्ञान, गहरा विशिष्ट ज्ञान, परीक्षण, साक्षात्कार, नियोजन की तकनीकी में कुशलता। इसके वर्णन के आधार पर यहाँ हम उसके गुणों, योग्यताओं, विशेषताओं आदि को संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मानव व्यवहार का ज्ञान जो होता है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि परामर्शदाता के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों से भलीभांति परिचित हो। यदि उसके मानव व्यवहार को उचित ज्ञान नहीं है तो वह परामर्श के कार्य उचित रूप से नहीं कर सकता है। यानी कि अगर उसको मानव के ही विषय में नहीं पता, उसके नेचर अलग अलग तरीके के होते हैं, अगर इन चीज़ों को ही नहीं पता है तो वो अच्छे से क्या करेगा, निष्कर्ष जो परामर्शदाता जो होता है वो नहीं ले पाएगा कि सामने वाला जो परामर्श प्राप्त करता है उसको हम किस तरीके से समझाएं। बाल एवं किशोर मनोविज्ञान विशेषज्ञ होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को भी सीडीपी और आप लोगों को भी ये किशोर मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि तब कल को जब आप टीचर बने तो आपके सामने बच्चे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रखेंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रखेंगे जिनका सोल्यूशन आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन आप उनको डिससेटिस्फाई तो नहीं कर सकते हो ना। तो आपको उनको चीज़ों को समझाना किस तरीके से, उनकी बुद्धि को किस तरीके से समझना है, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए क्लास में तो क्यों किए हैं, वो पॉजिटिव में है, निगेटिव में है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। तो देखिए भाई, बाल एवं किशोर मनोविज्ञान के विशेषज्ञ की अगर मैं बात करूं तो परामर्शदाता के लिए ये आवश्यक है कि वह बाल और किशोर मनोविज्ञान का विशेषज्ञ हो। उसमें इतनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए कि वह बाल एवं किशोर मनोविज्ञान से भलीभांति परिचित हो। मैनुअल ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस में लिखा है कि परामर्शदाता के पास मनोविज्ञान में MA, समझिएगा, जो परामर्शदाता होते हैं, ऐसे नहीं कि मैम हम काउंसलर बन जा रहे हैं तो हम काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, आपके पास मनोविज्ञान में MA और यथासंभव शैक्षिक मनोविज्ञान में PhD की उपाधि होनी चाहिए तथा उसे बाल एवं किशोर मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी काउंसलर बन जाता है, समझ रहे हैं? ऐसे ही नहीं। आप देखिए, परामर्शदाता के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने ये सब कर रखा होता है। उपयुक्त सामान्य ज्ञान किलर इसमें क्या मत है कि परामर्शदाता को आसपास के भौतिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक संसार का प्रचुर सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। उसके अभाव में अगर मान लो उसको आसपास का ज्ञान और ये सब चीज़ें नहीं है तो इसकी कमी में वो क्या करेगा, परामर्श का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदल रहा है जीवन में। गहन विशिष्ट ज्ञान, केलर का इसमें क्या मत था, इन्होंने ये भी लिखा है कि परामर्शदाता के विभिन्न विषयों, एक भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए रोजगारों की समस्या का गहन एवं विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, है ना। साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि इन व्यवसायों एवं रोजगारों में प्रवेश करने हेतु कितनी शैक्षिक योग्यता एवं किस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब पता चले कोई आया वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि डॉक्टर का कौन सा कोर्स वो कर रहा है, उस कोर्स की जानकारी, ये सब चीज़ें तो आपको होनी चाहिए ना। तो गहन और विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है, समझ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कोई आदमी परामर्शदाता बन जाता है। विशिष्ट वैयक्तिक गुण की अगर मैं बात करूँ तो परामर्शदाता में कुछ विशिष्ट वैयक्तिक गुण भी होना अत्यंत आवश्यक है। ये गुण कौन कौन से हो सकते हैं मैम? हमने कहा कि परामर्शदाता जो होता है उसका विवेक, उसका उत्साह, उसका संतुलन, यानी कि कोई आदमी सामने वाला अगर अपनी समस्या बता रहा है तो उसमें उसको सुनना, सहानुभूति प्रकट करना, कर्तव्य निष्ठा क्या है ना। तो वॉल्टर वी जोन्स ने 3 विशिष्ट वैयक्तिक गुणों का उल्लेख किया है। कौन कौन से भैया? 3 विशिष्ट वैयक्तिक गुणों का उल्लेख किया। तो पहला सहयोग, दूसरा शिष्टता और तीसरा दूरदर्शिता। क्या भैया? दूरदर्शिता। साधनों के ज्ञान के विषय में अगर हम बात करें तो परामर्शदाता को विद्यालय के मानवीय साधनों के संबंध में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उसे विद्यालय के भौतिक साधनों, समुदाय के मानवीय एवं भौतिक साधनों एवं विभिन्न व्यवसायों से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। उचित प्रशिक्षण की अगर मैं बात करूं तो परामर्शदाता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। छात्रों को सभी प्रकार की रुचियों से अवगत होने के लिए उसे विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। कार्य अनुभव की अगर हम बात करें तो छात्र की समस्याओं को
पूरी तरह से समझने के लिए परामर्शदाता को कार्य का स्वयं अनुभव होना चाहिए। हार्डी ने क्या लिखा है? हार्डी ने लिखा है, जिन परामर्शदाताओं को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति, क्या कहा गया भैया, जिन परामर्शदाताओं को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है और उनकी समस्या को वो अधिक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। आ रही है बात को समझ में आपके कि नहीं? बोलो भाई फटाफट से। तो हमने आपको ये आपका यहाँ से पढ़ा दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए, परामर्शदाता की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि एक परामर्शदाता के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, या स्कूल निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता के क्या कार्य हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए तीनों क्वेश्चंस को हम लोग संकलित करके एक रूप में पढ़ना शुरू करते हैं। तो परामर्शदाता में भूमिका एवं कार्य की अगर मैं बात करूंगी तो देखिए, विद्यार्थियों को उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करना। आपने देखा होगा कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है। कैसा होता है? एक बहुत एग्रेसिव नेचर का बच्चा होता है। एक बच्चा होता है जो इतना शाई नेचर का होता है कि वो उसको आते हुए भी वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे होंगे कि जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होता है कि टीचर उनसे पूछता ही नहीं, कहता हाँ इसको तो पता ही होगा, बैठ जाओ। तो इसी तरीके से जो परामर्शदाता परामर्श जब देता है तो उसके सामने जो क्लाइंट्स आते हैं उन सबके व्यवहार में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको परिवर्तित करने की ज़रूरत होती है ना। तो वो परिवर्तन लाना, ये परामर्शदाता के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो उसको समझा पाए। तो परामर्शदाता विद्यार्थियों को अधिगम द्वारा उनके व्यवहारों में परिवर्तन के लिए सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थी स्वयं की विशेषताओं, योग्यताओं, रुचियों तथा व्यवहारों के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि व्यक्ति के व्यवहार में इन सभी का क्या महत्व है। विद्यार्थियों को ये भी पता होना चाहिए क्या कि उनके लिए विकल्पित अवसर कौन कौन से हैं, समाज क्या कुछ उपलब्ध करवा सकता है, समाज द्वारा लगाई गई शर्तें, पुरस्कार की पेशकश तथा उन्हें प्राप्त करने की संभावनाएं आदि का ज्ञान इन सबका किसको होना चाहिए भैया? एक बच्चे को होना चाहिए। प्रार्थी को स्वयं समाज से संबद्ध करने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। उसे ये भी सीखना चाहिए कि उसे क्या निर्णय लेना है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बनाया जाए। ठीक, विद्यार्थियों को उनके व्यवहार में परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करना। जो भी उनके अंदर दिक्कत हैं, कमियां हैं, उनको वो बदलें, और अगर उनमें आपको थोड़ा सा भी बदलाव दिख रहा है तो आप उसको प्रोत्साहित करिए कि वेल डन, कीप इट अप बेटा, है ना, तुम कर सकते हो। उसके में सूचना एकत्रीकरण और परीक्षण करना। पहली बात तो पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बाद में उनका परीक्षण करना, ये एक परामर्शदाता की जिम्मेवारी होती है। परामर्शदाता द्वारा प्रश्न पूछना, और वो प्रश्न इस तरीके से होते हैं कि इन प्रश्नों द्वारा प्रार्थी द्वारा स्वयं को समझने की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से भी ये रचे जाते हैं। सुझाव देना, जब आप सामने वाले की दिक्कत को सुन लेते हैं तो परामर्शदाता पहले क्या करता है? पूरी प्रॉब्लम को सुन लेता है, उसके बाद में उसी से संबंधित जो सुझाव होते हैं वो परामर्श प्राप्तकर्ता को दे देता है। ठीक, फिर देखिए, प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराना। देखो परामर्शदाता प्रार्थी को सूचनाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। ये सूचना प्रार्थी के बारे में, सामाजिक वातावरण के बारे में, चयनित मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के बारे में तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में होते हैं। कई बार सूचनाओं आंकड़ों के रूप में, परीक्षण अंकों, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाती है। परामर्शदाता प्रार्थी द्वारा कई बातों से उसकी भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों को जान लेता है जिसके बारे में प्रार्थी को जानकारी नहीं होती है। परामर्शदाता उन आंकड़ों को भी संगठित करता है जिसका ज्ञान प्रार्थी को भी होता है। प्रार्थी के बारे में सूचना की व्याख्या करना, उसके बाद प्रार्थी से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद परामर्शदाता प्रार्थी के सामने उनकी व्याख्या करता है। सामान्यतः ये कार्य आंकड़ों को संगठित करने से संबंधित, परंतु कई बार ये अलग प्रकार की ही क्रिया होती है क्योंकि इसमें इन सूचनाओं के प्रति प्रार्थी के दृष्टिकोण की ओर ध्यान दिया जाता है। मानव व्यवहार के प्रत्यय के बारे में सूचना प्रदान करना, परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रार्थी को मानव व्यवहार के प्रत्ययों के संबंध में सूचना देता रहता है। उदाहरणार्थ की अगर मैं बात करूं तो काफी समय तक परामर्शदाता विद्यार्थी के साथ विशेषक और कारक के प्रत्ययों के बारे में वार्तालाप करता है। परामर्शदाता विद्यार्थी को योग्यता और रुचियों में अंतर स्पष्ट करने में सहायता दे सकता है। उसके बाद में उभय भावी व्यवहार की प्रकृति के बारे में सूचना देना, अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में सूचना प्रदान करना, ये सब परामर्शदाता के काम है ना। प्रार्थी जो होता है ना, जो आपसे राय लेने आया होता है, उसको आपको सामाजिक वातावरण के बारे में आपको बताना कि समाज कितना इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आप अपने मन से नहीं करिए। निर्णय प्रक्रिया के बारे में सूचना प्रदान करना और प्रार्थी के बारे में सूचना एकत्रित करना। साथ में
प्रार्थी के प्रासंगिक या संबंधित वातावरण के बारे में सूचना एकत्रित करना, और परामर्शदाता सलाहकार के रूप में उसको क्या करेगा, उसके निर्णय लेने में मदद करेगा। यानी कि अगर वो कोई निर्णय लेने जा रहा है और वो अगर परामर्शदाता को गलत लगता है तो उससे संबंधित फिर से वो इंटरव्यू की तरह क्वेश्चंस पुट अप करे, फिर वो सोचे अरे हाँ ये निर्णय हम लेने जा रहे थे तो ये तो गलत हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में, ताकि वो सही निर्णय ले पाए। फिर देखिए, दूसरों के साथ परामर्शदाता का वार्तालाप, मानवीय या मानव आंकड़े एकत्रित करना, ये सब परामर्शदाता के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे बनता है कि परामर्शदाता में किस प्रकार का अनुभव होना आवश्यक है, यानी कि जो आपका काउंसलर होता है उसमें किस प्रकार का एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है, ये बताना है। तो परामर्शदाता के अगर मैं अनुभव की बात करूं तो देखिए, अलग अलग जो आपके विद्वान हैं उनके अनुसार हम बात करेंगे। सबसे पहले स्मिथ के अनुसार अगर हम बात करें तो देखो क्या क्या अनुभव होने चाहिए। पहला, उसने निर्देशन कार्यक्रम में निम्न क्षेत्रों में दक्षता हासिल कर रखी हो पहले ही, कि बच्चे या विद्यार्थियों की समस्या को समझना, प्रार्थी की समस्याओं को हल करने में सहायता करना, बच्चों या प्रार्थी के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। दूसरा, व्यवसाय प्रदान करवाना तथा सही कार्यवाही करना, हर प्रकार की सूचनाओं की व्यवस्था, हर प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या करना, एक्सप्लेनेशन देना, व्याख्या करने में प्रवीण होना चाहिए, सामाजिक साधनों के प्रयोग में दक्ष होना चाहिए, परामर्श सेवा का मूल्यांकन करने की योग्यता वो रखता हो। समझना है बात को। ये बात किसके अनुसार थी, स्मिथ के अनुसार। अब और परामर्शदाता के अंदर किस प्रकार का अनुभव होना चाहिए, तो अलग अलग हम विद्वानों के द्वारा देखेंगे, हमने पहले ही बताया था। तो एडवर्ड सी रॉयबर्ग के अनुसार अगर मैं देखूं तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि पारस्परिक संबंध की इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि परामर्शदाता एक ऐसा आकर्षण हो जिससे वह अन्य व्यक्तियों, किशोरों तथा युवा वर्ग से संबंधित स्थापित कर सके। ऐसा परामर्शदाता युवा वर्ग को सहानुभूतिपूर्वक समझना, उनके प्रति ईमानदारी, निष्ठा, लोगों से मिलने जुलने की योग्यता, लोगों में रुचि रखने तथा लोगों के साथ कार्य करने में रुचि रखना, दूसरों के दृष्टिकोण के व प्रति संवेदनशील होना, धैर्य, चतुरता, दूसरों को विश्वास प्राप्त करने की क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता, व्यक्तियों का ध्यान तथा उनकी निजता का ध्यान रखना, अपनी विचारधारा की अपेक्षा दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति ध्यान देना, ये सब गुण रखता है। अगर मैं व्यक्तिगत समायोजन की बात करूं तो देखो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत परिपक्वता, आलोचना स्वीकार करने की क्षमता, भावात्मक स्थिरता, आत्मज्ञान, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलन क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता, अपनी दुर्बलताओं से परिचित होना, बातों को स्पष्ट करने की योग्यता होना, विनोदी स्वभाव, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेतृत्व की योग्यता होनी चाहिए ना, एज अ तो लीडरशिप की क्वालिटी के साथ साथ उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिसमें वो बच्चे की कार्यक्षमता, ज्ञान तथा अभिरुचियों के व्यापक क्षेत्र को, जो सांस्कृतिक सामाजिक रुचियों को और सही निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ बुद्धि, तथ्य, सम्मान, विद्वता के प्रति अभिरुचि, ये सब व्यक्त कर पाए। जीवन दर्शन से संबंधित उसके अंदर जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं बाहरी व्यक्ति के साथ साथ व्यवसाय के प्रति समर्पण की भावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखिए हेडिंग्स पे मेन फोकस करते चलिएगा। अंदर का कंटेंट आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे याद नहीं हो रहा, बेटा याद नहीं करना है। यू आर अ एस्पिरेंट ऑफ बीएड थर्ड सेमेस्टर, देयर इज़ नो नीड टू चीज़ों को कि आप मेमोराइज करके जाओ तब वहाँ पर लिख करके आओ। हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपको अपने शब्दों में लिख करके आना है। मैंने कहा याद नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग्स पे फोकस करना है। जब ना समझ में आए वहाँ पर तो आंसर छोड़ना नहीं है, हेडिंग्स भी बना लेना है। आपको कैसे बनाना है ये हम आपको अंतिम समय में सिखाएंगे। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि परामर्शदाता का प्रशिक्षण कार्यक्रम बताइए। तो परामर्शदाता का भी भाई प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होता है, हमारे देश में कुछ संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रही हैं और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकतर लघु अवधि कार्यक्रम जिनमें सूचनाओं को प्रदान करने और व्यावसायिक निर्देशन पर ही बल दिया जाता है। कुछ संस्थाओं में से कैरियर मास्टर कोर्स भी कहा जाता है। जैसे आपको अगर करना तो आप कहीं जाइए, किसी इंस्टीट्यूट में पता करिए कि क्या उनके यहाँ कैरियर मास्टर कोर्स होता है। तो आप ये करना चाहते हो कि नहीं मैम हम भी जीवन में अब टीचर नहीं काउंसलर बनना चाहते हैं, तो हमने कहा कैरियर मास्टर कोर्स करो जा करके फिर, है ना। तब इन्हें परामर्शदाता के लिए प्रशिक्षण का नाम नहीं दिया जाता। अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में परामर्श कार्यक्रम निम्न प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, तो पहला, स्कूल और कॉलेज में किसी अध्यापक को अंशकालीन या पूर्ण अवधि के लिए परामर्शदाता का कार्यभार सौंप दिया जाता है। ऐसे अध्यापक का चयन परामर्श के प्रति उसकी रुचि के आधार पर ही किया जाता है। ऐसे अध्यापक में व्यक्तियों को साथ लेकर चलने की योग्यता तथा विद्यार्थियों के साथ विश्वास स्थापित करने की योग्यता भी देखी जाती है। ऐसे अध्यापक एक सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे अध्यापकों को शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान करने के कौशल के विकास में सेवाकालीन और लघु अवधि के कार्यक्रम सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। परामर्शदाताओं का कार्य
करने का दूसरा स्तर है पूर्ण अवधि परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। पूर्ण अवधि परामर्शदाता के संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं जिससे वो सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। ऐसे परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और उनकी व्याख्या का प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति परामर्श को ही अपना विशिष्ट क्षेत्र चुनते हैं। परामर्शदाता को परामर्श में स्नातकोत्तर स्तर सबसे उच्च स्तर माना जाता है। इस स्तर के परामर्शदाता परामर्श कार्यक्रमों के नियोजन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुर्भाग्य से भारतीय परिस्थितियों में इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त परामर्शदाता के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कोई अवसर नहीं है ना। पहले देखो, यहाँ पर आप अपने इंडिया में अगर देखोगे ना तो आपको कोई काउंसलर नहीं मिलेगा स्कूल में, मतलब जल्दी अच्छे, ठीक है। कॉलेज लेवल पे भले देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आप सोचो 1 to 12 देखने को मिले तो नहीं मिलता है। लेकिन क्यों? ऐसा रुपए के पीछे भाई उसको सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए नहीं रखा जाता है। अगर वही मैं अमेरिकन स्कूल की बात करूँ तो वहाँ पर परामर्शदाता नीति के तहत परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित दिशाएं निर्धारित हैं। स्कूल परामर्शदाता शिक्षा स्नातक हो, परामर्श में मास्टर डिग्री हो। इसके अतिरिक्त जिस राज्य में वह नियुक्त हो वहाँ से परामर्श में उपयुक्त व्यावसायिक सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो। उसके पास एक से अधिक स्तर के सर्टिफिकेट दिए जाएं और इसके लिए 2 वर्षीय स्नातक अध्ययन भी हो सकता है। स्कूल परामर्शदाता शिक्षा कार्यक्रम में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। पहला, व्यावसायिक अध्ययन जिसमें निम्न व्यवसाय शामिल हो। कैसे व्यवसाय शामिल हो? जैसे विकासात्मक और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से संबंधित, समूह सिद्धांत और प्रक्रियाओं से संबंधित, परामर्श सिद्धांत और प्रक्रियाओं से संबंधित, अनुसंधान की विधि और कार्यों से संबंधित, इन तरीके की चीज़ें इसमें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से शुरू होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आंसर हैं। तो इसी तरीके से हम आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे पूरा, है ना। बस आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और हेडिंग्स पे फोकस करना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मॉडल पेपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर अब तो इतना समय नहीं है, लेकिन आप चाहो तो 2x की स्पीड से क्या कर सकते हैं, जो बुक्स की क्लासेस नहीं किए तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी कर सकते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।